वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 का नाम क्या है? दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कब एक कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है, और अगर एक बार वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको पे कैसे करेगी। तो ये चैप्टर दो स्कोप कवर करता है। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड सेकंड इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो ओवरऑल सेक्शंस हम कितने पढ़ेंगे इसमें? जनरली 123, 124, 125 एंड 127। हेलो, 127। अब सबसे पहले जो बात आती है वो आती है डिविडेंड की बात कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड हमारा ऐसा जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओवर द प्रॉफिट्स और फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। मतलब जब शेयर होल्डर्स अपना हार्ड अर्न मनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो उस इन्वेस्टमेंट के बदले पैसा उनको दिया जाता है उसको ही हम बोलते हैं डिविडेंड। इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स। बट डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें दो अथॉरिटीज हम पढ़ेंगे। दो अथॉरिटीज हम कौन सी पढ़ेंगे? एक है जो रिकमेंड करती है और एक है जो हम डिक्लेयर करती है। हमेशा डिविडेंड को रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और उसको डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स इन द एजीएम। ओके। बट कभी भी एजीएम में शेयर होल्डर्स उस रेट से ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते जो इन्होंने रिकमेंड किया है। लेट्स से बीओडीज ने 10% रिकमेंड किया है, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये तो 10% तक अप्रूव करेंगे, 10% से कम अप्रूव करेंगे, बट उससे ज्यादा कभी भी नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, डिविडेंड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरिम एंड सेकेंड इज फाइनल। जो एट द एंड ऑफ द ईयर एट एजीएम बांटा जाए, एट एजीएम डिक्लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। बट जो किसी भी मिड ऑफ द ईयर में बांटा जाए उसको बोलते हैं इंटरिम। इंटरिम हो सकता है बीओडी भी अनाउंस कर दें, बट ये तो हमेशा ही शेयर होल्डर ही अनाउंस करते हैं, बीओडी कभी भी अनाउंस नहीं करते हैं। उसके बाद एजीएम में कौन सा रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव किया जाएगा। ओके, समझ गए चीजें? सो देखिए, हाईलाइटिंग करवाता हूं अभी। सो कंपनी जनरल मीटिंग में अप्रूव करेगी, बट कोई भी डिविडेंड जितना रिकमेंड किया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिविडेंड रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड शेयर होल्डर्स को अप्रूव करेंगे एट द एजीएम। और एजीएम में कौन सा रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव किया जाएगा? दैट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ओके जी। और जो रिकमेंडेड रेट है उससे ज्यादा डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है, तो उतना या उससे कम हो सकता है। और डिविडेंड कौन सी वैल्यू पर डिक्लेयर होगा? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे डिक्लेयर होगा। तो ये हमारा केस था, पहला पॉइंट। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट इज इंटरिम एंड सेकंड इज फाइनल। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो एट एनी टाइम, मतलब पूरे साल में कभी भी बांटा जाए उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। मतलब एजीएम होने से पहले या एजीएम होने के बाद कभी भी डिक्लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, और उसको हम कह सकते हैं डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। क्योंकि एजीएम पर हो तो वो तो कौन सा होता है हमारा? फाइनल। एजीएम से पहले हो या बाद, मतलब पहले एजीएम के बाद, दूसरे एजीएम से पहले, डिविडेंड बिटवीन टू एजीएम आर कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। फिर बात आती है सोर्सेज। सोर्सेज मतलब जो पैसा हमें इंटरिम का डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा या तो प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस से आएगा, मतलब जितना हमारा सरप्लस पीएनएल हेड में पड़ा है। फिर प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर, मतलब जो हमारा डिविडेंड जिस साल में हम बांटना चाह रहे हैं। लेट से हम 20 ऑफ अगस्त, 20 ऑफ जुलाई को बांटना चाह रहे हैं, तो 20 ऑफ जुलाई तक जितना प्रॉफिट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में वहां तक के प्रॉफिट से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज जिस डेट पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर तक जितना प्रॉफिट हुआ है उससे भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल टिल 20 जुलाई, टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? 20 जुलाई। प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड कौन सा हुआ है? 30 जून। जून है ना भी, तो अप्रैल से लेकर जून तक के प्रॉफिट से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है। बात ऐसी है, अगर हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस चल रहा हो, सुनिए ध्यान से, करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर लॉस चल रहा हो और कंपनी को बांटना है इंटरिम, तो एक ना कैप लगा देगी। कैप किस चीज की लगा देगी? कि मैक्सिमम डिविडेंड आप इतना बांटोगे। सर कितना बांटेंगे? पिछले 3 साल के डिविडेंड क्रेडिट के एवरेज से ज्यादा हम आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब ईयर 1,
ईयर 2, ईयर 3 प्लस प्लस बाय 3। जो एक्स रेट आएगा उससे ज्यादा हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उतना या उससे कम ही डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। हो जाएगा। और अगर किसी भी टाइम पीरियड में नहीं डिक्लेयर हो तो उसको हम जीरो लिख के बाय 3 ही करेंगे, या क्योंकि लॉस है, लॉस तो हो ही नहीं सकता, वैसे जीरो ही हो सकता है, डिविडेंड के माइनस में नहीं आ सकता, या देंगे या नहीं देंगे, माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, चाहे वो इंट्रीम हो चाहे फाइनल हो, एक बार अगर वो डिक्लेयर हो गया तो 5 दिन के अंदर अंदर, क्या बोला मैंने, 5 दिन के अंदर अंदर मुझे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में वो जमा करवाना पड़ेगा। 5 दिन लिखो यहाँ पर और यहाँ पर बॉक्स में डालो। ऑल प्रोविजन, और जितने भी हमारे प्रोविजन फाइनल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो सारे इंटरिम के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। फिर हमारे पास फाइनल डिविडेंड। व्हाट इज फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड जो एट द डेट ऑफ एजीएम डिक्लेयर हो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और आपको पता है फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड। और अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर। बट शेयर होल्डर कभी भी रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। अब डेफिनेशन में अगर बात हम पढ़ें, इंटरिम में जो ड्यूरिंग द हो, फाइनल में जो एट द एंड हो। अनाउंसमेंट, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंटरिम है वो कौन अनाउंस कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट अगर फाइनल है तो कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड। और अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। और वहां पर चाहे तो बीओडी भी अनाउंस कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इंटरिम में हम बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज होने की वेट नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बांट रहे हैं तो आज के प्रॉफिट तक हम बांट सकते हैं, राइट? तो हम इसे बुक्स फाइनलाइज होने की वेट नहीं करते हैं, बट उसमें हम बुक्स फाइनलाइज होने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक बार अगर फाइनल डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद वो कभी भी रिवोक नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? एक बार अगर फाइनल डिक्लेयर हो गया तो कभी भी रिवोक्ड नहीं हो सकता। बट अगर हमारा इंटरिम है और एक बार वो डिक्लेयर कर दिया तो वो रिवोक हो सकता है। बट रिवोक कब होगा? जब सारे के सारे शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे। मतलब if the interim dividend intend to be revoked, then it should be agreed by the unanimous consent of all the shareholders. Unanimous consent मतलब सभी अप्रूवल ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, फर्स्ट इज प्रेफरेंस, सेकंड इज इक्विटी। प्रेफरेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव, सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कौन सा होता है? जैसे आपको पता है कि प्रेफरेंस को फिक्स्ड डिविडेंड रेट होता है, हर साल मिलता है। बट अगर मान लो किसी साल में डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स हो और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हो तो अगले साल जो प्रॉफिट होगा उसको सब एक्यूमुलेट होके मिलेगा। मतलब जो डिविडेंड प्रेफरेंस का एक्यूमुलेट होता रहे, इकट्ठा होता रहे, उसको बोलते क्यूमुलेट होता रहे, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब दूसरा केस क्या है? अगर हमारा नेचर ऑफ शेयर ऐसा हो कि किसी साल उस शेयर का डिविडेंड ना मिला हो तो राइट टू रिसीव द डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और अगर इस साल नहीं बांटा तो राइट टू रिसीव द डिविडेंड क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इक्विटी शेयर आपको पता है, जिसके पास प्रेफरेंस राइट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स। ये रीड कर लेना सिर्फ ऑनलाइन, इस जब मैंने आपको बता दूंगा। उसके बाद प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। अगर फाइनल डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना है तो उसके क्या प्रोविजंस है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्सेज, कि कहां से बांटा जाएगा। पहला, प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, फिर प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड बोथ ए एंड बी। बट इंश्योर करना है कि जो भी हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं उनमें से जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं या फिर करंट ईयर का जो लॉस है वो हमने लेस कर दिया हो, या फिर अगर डेप्रिसिएशन का भी चार्ज ना किया हो तो डेप्रिसिएशन भी वहां पर लेस कर दिया हो, उसके बाद ही हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो। आगे चलो। उसके बाद डी पॉइंट क्या? प्रोविजंस ऑफ मनी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर मान लो कोई ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने गारंटेड कर रखा है तो उनका डिविडेंड का पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। गारंटेड किसके द्वारा है? गवर्नमेंट के द्वारा है। तो जो वहां से फंडिंग आएगी तो उससे भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो भी, आई एम सॉरी, तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक सोर्स ऑफ डिविडेंड। ओके। अब यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमें पिछले साल के प्रॉफिट से बांटना, रिजर्व से बांटना है तो अनरियलाइज्ड गेन इसमें हम कभी नहीं लेते। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो इसमें हम कवर नहीं करते हैं। और अगर कैपिटल प्रॉफिट्स है तो कैपिटल प्रॉफिट से कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिविडेंड उन प्रॉफिट से डिक्लेयर किया जाता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाए जाते हैं। जो अनयूजुअल नेचर के हैं उनसे कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता हो। चलें वो। अब आगे देखिए, नीड फॉर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की नीड क्या है? अब ये बताओ, अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा और एसेट्स भी
बढ़ी हुई दिखेंगी। कैसे, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, बताऊं कैसे? पक्का? ओके। और डेप्रिसिएशन क्यों आता है? या तो वेयर एंड टीयर हो जाए, या फ्लेक्स ऑफ टाइम हो जाए, या टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो जाए, इसीलिए। अगर हम बिना डेप्रिसिएशन चार्ज करे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो होगा क्या? हम आउट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आउट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोहिबिटेड है, ओके, अलाउड नहीं है। क्या किसी को समझने की नीड है कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो आउट ऑफ कैपिटल कैसे बटेगा? है नीड किसी को? नहीं है? है तो, है ना? देखो, अब एक बात सुनो। मान लो हमारा प्रॉफिट अब की बार 1 लाख रुपए है, उसमें से डिविडेंड मुझे कितना देना है? 50,000। डिविडेंड, सॉरी, डेप्रिसिएशन। ओके। मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? जल्दी बोलते रहिए। 50,000। बट मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, मेरा प्रॉफिट दिखा कितना? 1 लाख। यस और नो? और 1 लाख पे मैंने 70,000 का, अभी आ जाएगा, 1 लाख पे मैंने 70,000 का डिविडेंड बांट दिया। आया समझ में? अब एक बात बताओ, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होता मेरा, और कितना डिविडेंड बांट सकता था मैं? 50,000। डेप्रिसिएशन ना चार्ज करने से मैंने कितना बांट दिया? 70,000। अभी बता, प्रॉफिट मेरा एक्चुअल में कितना है? प्रॉफिट कितना एक्चुअल में? 50,000। और डिविडेंड कितना बांट दिया? भाई जब तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ 70,000 का, तो 70 का डिविडेंड कैसे बांट सकते हो? प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो डिविडेंड कितने का बांटो? और 20,000 का बांट दिया तो इतना मतलब मैंने अपनी पूंजी से वो बांटा है, जो मेरी कैपिटल पड़ी है पुरानी, उनसे डिविडेंड बांट दिया मैंने। इसीलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। समझ आया कंसेप्ट क्या था इस चीज का? इसीलिए होता है ये। उसके बाद देखो, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। अब एक बात बताओ मुझे, क्या रिजर्व में पैसा डालना जरूरी है? नहीं, रिजर्व में पैसा डालना जरूरी नहीं है। ये अप टू डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी कि वो पैसा रिजर्व में डालेंगे या नहीं डालेंगे। अगर वो चाहे तो पैसा ना भी डाले, और चाहे तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और चाहे तो 100% प्रॉफिट में का रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखो। अब बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज रूल नंबर 3, एंड मार्केट इंपोर्टेंट। ओके। क्या है ये रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर कभी भी हमारी कंपनी में, क्या बोला मैंने आपको, कभी भी हमारी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, क्या बोला मैंने, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट हो, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट हो, तो कितना डिविडेंड बांटा जाएगा? अब एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैं जो डिविडेंड बांटना चाह रहा हूँ ना, 5 लाख बांटना चाह रहा, बट कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, 5 लाख का लॉस चल रहा है। करंट ईयर में 70,000 का लॉस है, तो क्या मैं बांट सकता हूँ? नहीं बांट सकता, कि लॉस है, मैं बांट क्या सकता हूँ? बट रूल 3 बोलता है कि बिना प्रॉफिट के भी आप किस तरह से डिविडेंड बांट सकते हो। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है। इनएडिक्वेसी का मतलब, मान लो, जैसे, अब पॉइंट इज दैट, मान लो केस ऐसा हो कि डिविडेंड बांटना है मुझे 1 लाख, तो प्रॉफिट है 80,000, तो डिविडेंड कितना बांट सकते हैं मैक्सिमम हम? 80,000। बट रूल 3 बताता है कि अगर इनएडिक्वेट हो तो कितना डिविडेंड हमें बांटना चाहिए, ताकि हमारा रिजर्व भी मेंटेन हो जाए और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, दोनों काम हमारे हो जाए। देखो, रूल 3 क्या कहता है? अच्छा, ये तो लिख के समझाओगे, बोल के समझाओ? रूल 3 के बेस समझ में आया वैसे आपको? क्या कहता है रूल 3? कि वो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये 3 या 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप इनएडिक्वेसी भी एब्सेंस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब एक चीज देखिए, समझाता हूं मैं आप लोग को। कंडीशन क्या है, पेशेंटली सुनना बिल्कुल, ठीक है जी? अब रूल 3 4 कंडीशंस बोलता है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या बोलता है, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, तो डिविडेंड का जो रेट है, पास्ट 3 ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? पास्ट 3 ईयर के एवरेज के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, जितना हमने विड्रॉ, अब देखो करंट ईयर में तो प्रॉफिट है नहीं, पैसा आएगा कहां से? रिजर्व से। रिजर्व से कितना विड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 10% ऑफ पीएससी प्लस एफ आर, इतना हम विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर करंट ईयर में लॉस चल रहा है, तो पहले इस पैसे से जो निकाला है क्या मैनेज करेंगे? लॉस। फिर कुछ बचा, वो हम क्या बांटेंगे? बोलो ना, डिविडेंड।
और विड्रॉ करने के बाद रिजर्व में पैसा कम से कम 15% ऑफ पीएससी रहना चाहिए, इतना तो रहना उसमें चाहिए। एक क्वेश्चन करवा दो इस पे। चलो, वैसे इसमें दिया हुआ है, वही मैं रिपीट करवा रहा हूं आपको। मुझे ना आपके से चार फिगर चाहिए। पहला पीएससी, फिर रिजर्व, पास्ट ईयर का, फिर करंट ईयर का लॉस, फिर प्रीवियस 3 ईयर का डिविडेंड। बताइए मैं, पीएससी कितनी लें? मन मर्जी की बोलो, जो बोल मन में आ रहा है, जल्दी से बोलो, थोड़ी ज्यादा बोलिए। 9 लाख। रिजर्व कुछ भी डिजिट बोलो जल्दी से। 5 लाख। और करंट ईयर का लॉस, कि करंट ईयर में कितना लॉस चल रहा है? -80,000। और Y1, Y2, Y3 का डिविडेंड बोलो जल्दी से। 9, 10, 11। समझे? अब करंट ईयर में तो लॉस चल रहा है और कंपनी डिविडेंड बांटना चाह रही है, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो रूल 3 अप्लाई होगा। कंडीशन 1 अप्लाई कर लेते हैं हम। कंडीशन 1 में क्या आएगा देखिए, कंडीशन 1 में आएगा हमारा Y1, Y2, Y3 बाई 3। तो ले ली कंडीशन 1 एक बार, 9 प्लस 10 प्लस 11 बाई 3 इज इक्वल टू, बताइए कितना हुआ? डॉट 10%। ओके, 10%। तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं हम? ओनली 10%। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब कंडीशन 2, कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 10% ऑफ पीएससी प्लस एफआर। पीएससी कितनी है बोलिए जल्दी से? 9 लाख। रिजर्व कितना है? 5 लाख। टोटल कितना हुआ? 14 लाख इंटू 10%। तो विड्रॉ कितना कर सकते हैं रिजर्व में से? कितना कर सकते हैं? 1,40,000। और इसमें से पहले लॉस हमें लेस करना है। कंडीशन 3 पे आइए, क्या लेस करना है? लॉस। तो माइनस कीजिए, कितना? 80,000। डिविडेंड के लिए कितना पैसा बचा? बोलिए। 70,000 नहीं, 70 तो नहीं, 60 बचा। 60 बचा ना, 60,000। अब जो मेरा रिजर्व डिविडेंड के लिए पैसा निकालने के बाद, ये पैसा लेस करेंगे रिजर्व में से। मतलब जितना मैंने रिजर्व में से पैसा निकाल लिया, जितना मैंने रिजर्व में से पैसा निकाल लिया, पैसा निकालने के बाद जो रिजर्व का पैसा है वो कम से कम 15% पीएससी का होना चाहिए। तो दो चीज लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन 4 में, एक है एक्चुअल और एक है टू बी। एक्चुअल कितना है? रिजर्व कितना था? 5 लाख। 5 लाख में से डिविडेंड के लिए कितना पैसा गया? 60,000। ये लेस नहीं करेंगे हम। डिविडेंड के लिए इतना विड्रॉ बेशक से इतना किया है हमने, बट डिविडेंड कितने में बटा है? तो 60,000 लेस करेंगे, याद रखना ये चीज। और कितना बचा अब? 4,40,000। होना कितना चाहिए? 15% ऑफ पीएससी। पीएससी कितनी है? 9 लाख। 9 लाख का 15%, 1,35,000। कितना? 1,35,000 है कितना? 440। और होना कितना चाहिए? कंडीशन फुलफिल्ड। एक हो गई पूरी। अब कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग कितना बांट सकते हैं हम? 60,000। और कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग 10%। 10% हमेशा किसका होता है? पीएससी का। तो 9 लाख इंटू 10%, कितना वो आया डिविडेंड का अमाउंट? 90,000। तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग 90,000 बांट सकते हैं, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग 60,000। लोअर बांटते हैं हमेशा, तो लोअर कितना बांटेंगे? 60,000। तो आंसर इज 60,000। अंडरस्टूड एवरीवन? सुमित, कोमल, यस सर। फाइन। आए ना सब सबको? तो मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? बता दीजिए। हेजिटेशन फील नहीं करना, बिल्कुल डाउट पूछना, मैं दोबारा पूरा सम करवा सकता हूँ। ठीक है, पूछा तो पूछ लेना। तो पढ़ने एक बार इसको देखो। अब कंडीशन 1 है RD1, RD2, RD3 बाय 3। सेकंड देखिए, और सुनो, कंडीशन 1 अप्लाई कब नहीं होगी? कंडीशन 1 अप्लाई जब नहीं होगी जब पिछले तीनों सालों में हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। मतलब यार एक सिंपल सी बात है ना, Y1, Y2, Y3 का डाटा ही नहीं है मेरे पास, पहले कंडीशन लगा सकते हो। और कैसे लगाओगे? 0 + 0 + 0/0 = 0। फर्क पड़ा कुछ? ऐसे। तो हम अगली दो कंडीशन फिर देखेंगे। कंडीशन 2, मतलब अमाउंट विड्रॉ कितना करना है? 10% ऑफ पीएससी प्लस एफआर। कंडीशन 3, लो सेट ऑफ करना जो करंट ईयर का चल रहा है। कंडीशन 4, फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ऑफ विड्रॉल फॉर डिविडेंड। लिखो यहाँ पे फॉर डिविडेंड। कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे?
15% ऑफ पीएससी से। आई एम सॉरी, जो ये फ्री रिजर्व बचा हुआ है ना, वो या तो 15% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, शुड बी दैट। हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको अभी करवाई है जो, बस फिगर्स में ने बोला था एज इट इज इलस्ट्रेशन आप लोग घर से कर लेना। हाँ, लिखो होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 3, कल चेक करूंगा फिर आपको। उसके बाद डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आपको याद है क्या, अभी मैंने 10 मिनट पहले ही आपको बताया था, क्या बताया 10 मिनट पहले, कि जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करने के 5 डेज के अंदर अंदर हमें वो सेपरेट अकाउंट में जमा करवाना होता है। तो वही बात है, विद 5 डेज हमें वो शेड्यूल बैंक में जमा करवाना है। इसमें ना 2 नंबर का एमसीक्यू बन चुका है। पता है क्या एमसीक्यू बना है इसमें? एमसीक्यू ये बना है, क्या कंपनी किसी एनबीएफसी में अपना डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है? एनबीएफसी में नहीं, किस में करवा सकते हैं? सिर्फ शेड्यूल बैंक। ये चीज ध्यान रखना, लिख लो इसके ऊपर यहाँ पर एरो डाल के, एमसीक्यू 2 मार्क्स। इस चैप्टर से मोर ओवर एमसीक्यू बनते हैं, चैप्टर 8 से। सुमित कंसेप्ट क्लियर हो गए पहले से? उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब है? सामने देखो, रीड करवा रहा हूं मैं बस आपको ये, कि जो डिविडेंड का अमाउंट है, या तुम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मतलब पे करे। हाउ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर? लेट्स से मेरे रजिस्टर में महक का नाम है, ओके, तो डिविडेंड मैं किसको पे करूंगा? महक को पे करूंगा, जिसका नाम रजिस्टर में डला हुआ है। या फिर ऑर्डर, मतलब महक कह रही है कि महक को पैसा पे कर दो। आइए विकास, ये लो। आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए कल? आप यहाँ पे बोलो, ऐसी पता नहीं। ये क्या बात हुई बताओ? कल वही आप जा रहे हो? कल स्कूल अच्छा, क्वेश्चन में केवल अपडेट वाला दे दूंगा मैं आपको ना, ठीक है? नोट सबके चारों कहेंगे। कौन से स्टार्ट होगा बस? अभी स्टार्ट हो चुका है कल, चैप्टर नंबर 4, उसके 2 ही पेज जो हुए हैं, मैं सिर्फ 2 तो क्या ही दूंगा आपको। फिर कल फ्लोर अटेंड कर लो, 7 हाँ बात हाँ, में कर कर लो, लो। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज, बैकअप देख लेना, और कल फिर रेगुलर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके। डिविडेंड shall pay only to registered shareholder or to his order or to his banker। इसमें ये बात बनती है कि किसको पे कर सकते हैं, तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या फिर महक कह दे कि महक खुराना को पे कर दो, तो उसने ऑर्डर दे दिया तो हो गया। या फिर उसकी बैंकर को, बैंकर को कि सर अपना डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दो, तो वो क्या होगा? टुवर्ड्स द बैंकर। समझे या नहीं समझे? बस नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आगे देखो, डिविडेंड शुड बी पेबल इन कैश नॉट इन काइंड। हमेशा डिविडेंड किस में जाना चाहिए? कैश में, कभी भी काइंड में नहीं जाना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड के बदले में मैं 10 शेयर दे दूं आपको, या डिविडेंड के बदले में एक मोबाइल फोन दे दूं आपको? कैन डू सो? ना, इट कैन नॉट डू सो। डिविडेंड हमेशा किस में जाना चाहिए? कैश में। कैश का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हार्ड कैश होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, यूपीआई भी वटेवर, मतलब मनी फॉर्म, मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए ऐसा। ओके, और कितने दिन में बांटना है डिविडेंड हमें? 30 दिन के अंदर अंदर। जब हमने वो डिक्लेयर किया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें वो डिक्लेयर करना, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड बस इसमें यही बात लिखी हुई है कि हमें कैश में वो देना है, और अगर हम कैश में वो नहीं दे रहे तो हम उसके रूप में बोनस भी दे सकते हैं। बोनस इसमें ना पता क्या, 2 चीजें बोली हुई है, समझना ध्यान से। इसने ये बोला जो मेरे पास ना प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट 2 काम आ सकता है। क्या बोला मैंने? वो प्रॉफिट 2 चीजों में काम आ सकता है। पहला काम वो क्या है कि हम उसको डिविडेंड बांट दें। दूसरा काम क्या है कि हम डिविडेंड ना बांटे उस प्रॉफिट में से, बट बोनस शेयर इशू कर दें। आपने अगर बोनस शेयर की एंट्री पढ़ी होगी, तो जो बोनस शेयर का पैसा होता है, वो रिजर्व से निकल के कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। तो जितना मुझे अकाउंट से याद है मेरा, तो मेरे ख्याल से ये एंट्री होती थी ना, दैट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती है ना। तो बोनस क्या हो, रिजर्व क्या होंगे? डेबिट, रिजर्व क्या हो जाएंगे? माइनस। तो वही बात है, अगर मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है या रिजर्व पड़ा है, तो ये तो मैं उसको बोनस के रूप में कैपिटलाइज कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? डिविडेंड बांट दूंगा। बट कभी वो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता भाई मैं तो डिविडेंड के रूप में बोनस दे रहा हूं, ऐसे ये वर्डिंग गलत हो जाएगी। मैं बोनस भी दे सकता हूं, डिविडेंड भी दे सकता हूं, बट इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज नहीं हो सकते। आगे देखो, निधि कंपनी। निधि कंपनी के केस में क्या बोला हुआ है कि अगर मान लो किसी भी शेयर होल्डर ने 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो 30 डेज के बाद वो सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस। प्रोहिबिशन, ये क्वेश्चन अच्छा है काफी, और काफी टाइम हो गया इसको आए। मतलब 2 केसेस में हम कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देयर आर 2 केसेस, देयर आर
टू केसेस जहां पर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पहला केस क्या है, जहां पर सेक्शन 8 कंपनी हो। क्या है फर्स्ट केस? सेक्शन 8 कंपनी हो। और सेकंड केस क्या है, जहां पर कंपनी ने 73 सेक्शन और 74 सेक्शन को कंप्लाई करने में डिफॉल्ट किया हो। सर ऐसे कैसे? 73 74 है क्या, आप भूल गए होंगे, वो बताना पड़ेगा मुझे भी। 73 74 क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स का होता है वो। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं और डिपॉजिट अभी तक रिपे नहीं किए हैं, तो वो कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यार एक चीज देखो ना, जब थर्ड पार्टी का पैसा पे नहीं हुआ है तो कंपनी ओनर्स का पैसा कैसे दे सकते? तो ये अलाउड ही नहीं होता है। समझे? तो अगर आपको पता सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉफिट कहाँ लगता है, ओनली टू प्रमोट देयर ऑब्जेक्ट्स, बस। समझे? आगे देखिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये मैं आपको चार्ट से करवा सकता हूँ क्या? चार्ट पे आओ, अगले नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चार्ट दिया हुआ, बहुत ही प्यारा चार्ट दिया हुआ है ये। सर बोनस शेयर वाला पॉइंट बता देते हैं कमल। देखिए बोनस शेयर वाला पॉइंट क्या था, लेट्स से मेरे पास ना 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मेरे पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट का मैं क्या करूं? दो कर सकता हूं काम। या तो मैं इसी प्रॉफिट को क्या बांट दूं, डिविडेंड, या इस प्रॉफिट का मैं क्या, किस तौर पे बांट दूं, बोनस, बस। या तो मैं इस प्रॉफिट को बोनस के रूप में बांट सकता हूँ या फिर डिविडेंड के रूप में बांट सकता हूँ। ये था कोमल जो मैंने आपको बताया था। बट ये वर्ड कभी भी इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना प्रॉफिट या फिर मैंने अपना डिविडेंड बांटा है बोनस के रूप में, शेयर्स के रूप में, क्योंकि डिविडेंड कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड थ्रू शेयर्स इन काइंड। ओके कोमल, डन कीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। आफ्टर दैट देखो, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है मुझे, वो पे करना है। सामने देखिए प्लीज, अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ या डिविडेंड शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, तो 30 डेज एक्सपायर होने के नेक्स्ट 7 डेज में मुझे शेड्यूल बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाना है, जिसको बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और उसमें मुझे सारा पैसा ट्रांसफर कर देना है। कितने दिन के अंदर अंदर? 7 डेज के अंदर अंदर। और अगर नहीं किया 7 डेज के अंदर अंदर और बाद में किया, तो जितनी बाद में किया है 12% ब्याज मुझे साथ में देना पड़ेगा। पहले इसको डाइजेस्ट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके डाइजेस्ट। उसके बाद जिस दिन मैंने यूडीए में ट्रांसफर किया पैसा, उसके 90 दिन के अंदर अंदर मुझे एक स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनानी है? कितने दिन के अंदर अंदर? 90 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, है ना? तो 7 days, 37 days. नहीं, जिस दिन मैंने पैसा ट्रांसफर किया है। अगर मान लो मैंने पैसा 3 दिन बाद ट्रांसफर कर दिया, तो 33 दिन के बाद 90 दिन है, 37 दिन के बाद 90 दिन। हाँ समझे, ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। ओके। और स्टेटमेंट में क्या जाएगा, कितना डिविडेंड था, कौन से शेयर होल्डर थे, क्यों नहीं पैसा दिया गया, ये सब चीजें हम स्टेटमेंट में डालें और उठा के वेबसाइट पर प्लेस कर देंगे। और अगर पैसा, ये सुनिए, अगर पैसा, अगर पैसा 90 दिन तक, नॉट 90 दिन, आई एम सॉरी, अगर पैसा 7 ईयर्स तक, जब हमने पैसा यूडी में डाला, उसके 7 साल तक, उसके 7 साल तक अगर वो पैसा यूडी में पड़ा रहा, तो 7 साल के बाद हमें एक फंड में डालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आईईपीएफ। आईईपीएफ में डालना पड़ेगा। समझे? एक बार इसको नोट पैड पे करवा दो मैं, ताकि फिक्स हो जाए। बताइए, या नहीं चाहते हो? देखो, पहले डिविडेंड क्या किया, डिक्लेयर, उसके 5 दिन में कहा डाला, सेपरेट बैंक अकाउंट में, राइट। यहाँ के 30 दिन के अंदर अंदर मैंने कहा डाला उसको, नहीं डाला, नहीं, क्या करना है मुझे, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नहीं हुआ, इफ नॉट, तो यहाँ के 7 डेज के अंदर अंदर मुझे कहाँ डालना है, वो यूडीए में। अब दो केस आते हैं, यस और नो। नहीं किया तो जब हम डालेंगे 12% का ब्याज हमें साथ में डालना पड़ेगा। और अगर डाल दिया, तो जिस दिन डाला उसके 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर मुझे एक स्टेटमेंट बनानी है और वेबसाइट पर प्लेस कर देनी है। अगर वो पैसा 7 ईयर्स तक उसी में पड़ा रहा, तो उसके बाद मुझे आईईपीएफ में वो डालना पड़ेगा। ये है अपना सेक्शन नंबर 124 यूडीए। बस, कैसा लगा सेक्शन? बढ़िया लगा?
चलिए आगे देखो। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 125। जब आप भी कोई कंसेप्ट पढ़ो ना तो उसको मजे से पढ़ा करो, मतलब इंटरेस्ट लेके उसमें कि हाँ देख अच्छा ये सेक्शन तो बहुत अच्छा है, हाँ मजा आ रहा है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में, इस तरह से तो वो चीज आपको ना नेक्स्ट इजी लगने लग जाएगी फिर। ठीक है, देखो 20% सिलेबस मुश्किल होता है और हमेशा रहेगा वो, तो वो तो हमें मतलब बस टाइम निकालना चाहिए, चलो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बट 80% आपका इंटरेस्ट बनने में, इंटरेस्ट बना के आपको पढ़ना चाहिए, ताकि वो चीज आपको लॉन्ग लास्टिंग रिटेन रहे और फिर बोदर भी महसूस ना हो, ऐसा। उसके बाद देखो, और ये चार्ट जब भी आप सेल्फ स्टडी करो ना, ये जैसे एक चैप्टर हो गया, तो अगर आप लोग चाहो तो हर एक चैप्टर का स्क्रीनिंग नोट्स बना सकते हो, कि एक पेज में, जैसे एक ये अपना पेज है, फ्रंट पेज, इस एक पेज में पूरा चैप्टर, इतनी शॉर्ट लिखो, इतना शॉर्ट लिखो कि सिर्फ आपको समझ में आए, किसी और पढ़ने लग जाए तो उसको ये लगे कि क्या लिख रहे, कोडिंग लैंग्वेज लिख रखी है तो। और जब आप पढ़ो तो अगर 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मैंने अपने पूरे टेक्स्ट के पूरे लोग के नोट्स बनाए थे ऐसे, फाइनल्स में, पर पेज 1 चैप्टर, चाहे कितना भी शॉर्ट लिखो। मेरा पेज यहाँ से शुरू होता था, बिल्कुल यहाँ से, इधर से, और एक इधर खत्म होता था बिल्कुल यहाँ पर ऐसे। और डैम श्योर मेरे अलावा उसको कोई पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं इतना कंजेस्टेड लिख रखा था और मेरे लिए इतना इजी टू रीड था, ये लिखी वही मेरी थी वो चीज। या जब भी पढ़ो तो स्क्रिबल कर लिया करो। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है 125। 125 सेक्शन बात करता है IEPF के बारे में। देखो डायरेक्टली जंप करते हैं। ये फंड किसका बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कुछ आइटम्स ऐसे जो इसके अंदर आएंगी, कुछ आइटम्स ऐसे जो इसके अंदर जाएंगी। पहला क्रेडिट जो इसके अंदर आएंगी, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे, डोनेशन दे, यूडी का पैसा मैंने भी बताया आपको, या फिर 1956 जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग कोई पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुराने अकाउंट में कोई पैसा है आईपीएफ पुराने में, या आईपीएफ का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। फिर डिसजोर्जमेंट ऑफ सिक्योरिटी। डिसजोर्जमेंट क्या होता है, हमने कोई, मतलब हमने नहीं, गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी जब्त करी है, मतलब मान लो महक ने कोई इलीगल पैसे से कोई सिक्योरिटी परचेज कर ली थी जिसकी लीगल ऑनर नहीं थी, गवर्नमेंट इसकी सिक्योरिटी को सीज कर लेगी और सारा का सारा पैसा वो कहाँ डाल देगी, IEPF में डाल देगी। उसको क्या बोलते हैं, डिसजोर्जमेंट। एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, इंटरेस्ट, और से यहां तक पढ़ो रिडेम्पशन अमाउंट। अगर मान लो कोई पैसा ऐसा था जो डिपॉजिट के तौर पे था, एप्लीकेशन के तौर पे था, डिबेंचर के फॉर्म में था, जो मैच्योर्ड हो गया और मुझे वापस देना पड़ेगा, और मैंने वापस नहीं दिया, तो 7 साल बाद वो पैसा कहाँ चला जाएगा, IEPF में चला जाएगा। सेल प्रोसीड, अगर मान लो मर्जर से, एक्विजिशन से मेरे कुछ शेयर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो जो फ्रैक्शनल शेयर्स है उनको मैं कन्वर्ट करके वैल्यू में, वो सारा का सारा पैसा कहाँ डाल दिया जाएगा, बोलिए IPF में, और अदर अमाउंट को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब ये पैसा कहाँ यूज होगा, माइनस मतलब पहला अनक्लेम डिविडेंड को रिफंड कर, मतलब जैसे 7 साल बीत गई, वो पैसा कहाँ चला गया, सारा IEPF में चला गया। अब मान लो सुमित कह रहा है कि तो मेरा पैसा है, तो ये IEPF को अप्लाई करेगा और अपने डिविडेंड वापस ले लेगा। इट मींस IEPF का ये पैसा यूज कहाँ पे होगा, जिसका डिविडेंड है उसको वापस देने में यूज होगा। समझ गए, आगे चलो। इन्वेस्टर की एजुकेशन को अवेयर करवाने के लिए, प्रमोट करवाने के लिए, डिसजोर्ज अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया। फिर लीगल एक्सपेंसेस कोई हुए उनको रिम्बर्स करवाने के लिए, कोई और पर्पस के लिए, बस ये बात है, समझे। और कोई भी पर्सन अगर रिफंड लेना चाह रहा तो IEPF अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है, IEPF अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IEPF, क्या बताया अभी हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IEPF अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। पहले मेंबर्स देखो, इसमें कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी एंड 6 मेंबर्स एंड अ CEO। मतलब इसमें टोटल होंगे एक सेक्रेटरी, 6 मेंबर और एक चेयर पर्सन, टोटल 8 मेंबर्स। समझ गए, बोलिए। आगे देखो, अब ये रीड करने के पॉइंट है सारे, करने करे ना, उन्हें छोड़ना छोड़ते हैं, रीड करें पर रीड करके छोड़ना। इसमें ये बात है, IEPF अथॉरिटी जो है हमारा, तो उसका ऑडिट भी होता है, वो अपने अकाउंट्स भी बनाता है इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन ऑफ C&AG, और एनुअल रिटर्न अथॉरिटी को प्रेजेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 126, बढ़िया सेक्शन नहीं है, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड ऑफ शेयर्स
बोनस शेयर टू बी केप्ट इन एम्बियंस, मतलब इसमें दो केस आते हैं, दो केस मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। जैसे देर आर टू केसेस, व्हाट आर दिस टू केसेस, अगर मान लो महक ने सुमित को ट्रांसफर किए हैं अपने शेयर्स, बट अभी पेंडिंग है एप्लीकेशन, मतलब सुमित के नाम पे भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। मीनवाइल कंपनी ने दो काम किए हैं, या तो डिविडेंड बांटा है, या तो या फिर बोनस शेयर बांटे हैं। अगर बोनस शेयर का केस है तो इसका शेयर कहाँ डाल दिया जाएगा, एम्बियंस में। एम्बियंस क्या होता है, होल्ड में डाल दिया जाएगा जब तक ट्रांसफर प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, और इसका केस होते पैसा डाल दिया जाएगा यूडीएम। बस ये केस और कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। केस समझ में आ गया। सेक्शन कौन सा है ये बोलिए जल्दी से, 126। फिर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज, मतलब क्या पनिशमेंट है अगर हमने 30 दिन के अंदर ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सामने देखिए प्लीज, अगर हमने 30 दिन के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो पनिशमेंट क्या लगेगी, वो ये नीचे दी गई पनिशमेंट है। पहला, डायरेक्टर को कितनी, जेल मतलब इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, एंड फाइन डायरेक्टर को 1000 पर डे, एंड कंपनी को 18% पर एनम अगर उसे कोई भी 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। ये वो केसेस हैं, क्या बताया मैंने, ये वो केसेस हैं जहां पर बेशक से कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना करे, फिर भी उसके ऊपर पनिशमेंट इंपोज नहीं होने वाली। समझ में आ गया। फर्स्ट, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे, जैसे मान लो फादर के नाम पे शेयर थे, अब वो उसके दो लड़के हैं, अब शेयर किसके नाम पे होंगे, दोनों के नाम पे होंगे, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की पे होल्ड कर लिया जाए। दूसरा, कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि ओनर कौन है, मतलब कंपनी कंफ्यूज है कि महक खुराना ओनर है, महक मल्होत्रा ओनर है, क्योंकि रजिस्टर में सिर्फ वो महक नाम डाला हुआ है, सरनेम नहीं डाला हुआ। ये डिस्प्यूट है कि शेयर्स किसके हैं। थर्ड, पहला हो गया ऑपरेशन ऑफ लॉ, सेकंड हो गया अपना डिस्प्यूट, थर्ड लॉफुली एडजस्टेड। सर लॉफुली एडजस्टेड क्या है, लेट्स से सामने ये मैं समझाऊं आपको अच्छे से, डी पॉइंट, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं, जैसा आप रखोगे वैसा ही, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगे फिर समझाऊं। देखो, लॉफुली एडजस्टेड का मतलब क्या है, किसका मतलब बताना चाह रहा हूं मैं, साथ में बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा क्लास में। लॉफुली, लेट्स से सुमित है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कौन है, कंपनी, कौन है, कंपनी। अब सुमित ने कंपनी को 10,000 रुपीज देने हैं, क्या बोला, सुमित ने कंपनी को 10,000 रुपीज देने हैं, और कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना, 8,000 रुपए। कंपनी को लेना कितना है, जल्दी बोलो, लेना कितना है और देना कितना है। तो क्या सुमित को ये वो काम नहीं कर सकते कि सुमित को सिर्फ 2,000 रुपए दे दे, बोलो, हाँ देने नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। तो हो सकता है कि वो एडजस्ट कर ले इस अमाउंट को, और एडजस्ट करने के बाद कितना अमाउंट लेना है सुमित से, सिर्फ 2,000। तो अगर कंपनी लॉफुली एडजस्ट करती है तो वो लॉफुली एडजस्ट कर सकती है, इसमें कोई भी मनाही नहीं। तो अगर लॉफुली एडजस्ट, लॉ और डेट ना लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लॉ मतलब डेट अभी डिस्प्यूट में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट सामने देखिए, और कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट ना हो, मतलब जो डिले हुआ है ना बांटने में, वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ कंपनी हुआ है। एंड लास्ट वन इज, जहां पर शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दी हो कंपनी को कि मेरा डिविडेंड इस बैंक में आना चाहिए, मेरा डिविडेंड इस बैंक में आना चाहिए, और बाय एनी डिफॉल्ट बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका, या तो जैसे कोई डायरेक्शन थी वो कंप्लाई ना हो पाए, जैसे नाम गलत था, कोई नंबर गलत हो गया, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन दी थी वो डायरेक्शन पूरी ना हो पाए, और कंपनी ने वो चीज शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर दी, तो वहां पर पनिशमेंट इंपोज
नहीं होगी, और अगर कम्युनिकेट ना की हो तो होगी। ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शंस। अब एक चीज और बतानी है मुझे आपको। लेट्स से जैसे कंपनी ने डिक्लेयर किया 1 तारीख को, और 28वें दिन तक उसने पोस्ट कर दिया, बट उसको मिला कब? 32वें दिन। बताओ, कंपनी को पेनल्टी लाइबल पेनल्टी होगी या नहीं होगी? मिला कब है वो उसको? 32वें दिन। बताओ, और 30 दिन के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बताओ, पेनल्टी होगी या नहीं होगी? क्यों? एग्जैक्टली exactly। बात ऐसी है, अगर कोई वारंट है जिसमें मतलब राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर उसने पोस्ट कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, तो चाहे उसको मिला बाद में हो, फिर भी कंपनी को पेनल्टी इम्पोज नहीं है। ये बात है। हो जाएगा? बोलिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, डिविडेंड। और अगर डिविडेंड हमें अनाउंस करना है, और निधि कंपनी का केस है, और डिविडेंड जिस मेंबर को 100 रुपये या 100 से कम मिलना है, तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट इशू कर देंगे, और नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे 3 महीने तक, और बाकियों के लिए पर्सनल कम्युनिकेशन उनको देना पड़ेगा। बस ये बात समझ गए? कोमल, एवरीथिंग इज क्लियर? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर ले एक बार। 2 क्वेश्चन करवा दो आपको, 4 क्वेश्चन होमवर्क से दे दूंगा आपको। PQ Limited does not PQ Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholder except Mr. Kumar। क्या चाहिए आपको? PQ Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholder except Mr. Kumar। कितने शेयर होल्ड किए हुए हैं? 500। इसको डिविडेंड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला पढ़ते हैं अभी। Who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank account? जिसने बोला था कि डिविडेंड अमाउंट सीधा कहां पर आना चाहिए? बैंक में आना चाहिए। The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that the account number as given by Mr. Kumar does not tally with the record of the bank। क्या डायरेक्शन आई वहां से? डायरेक्शन क्या आई कि बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि कुछ रिकॉर्ड टैली नहीं हो रहे हैं, और कंपनी ने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो बताओ, पैनल प्रोविजंस आएंगे या नहीं आएंगे? महक, आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। यस, पैनल प्रोविजंस क्यों आएंगे? एग्जैक्टली। जो लिखना शुरू करो फिर। सेक्शन कौन सा आएगा? 7 तक तो है ही। 129 तो चैप्टर नंबर 9 में आता है। 127 लिखिएगा आंसर एज पर। कोमल, लिखना साथ साथ आप भी। as per section 127 of Companies Act 2013. This section deals with the penal provisions when the company fails to distribute the dividend within 30 days of declaration. However, there are some cases where the penal provisions will
not be applicable on the company. One of them is when shareholder instruct the company as to how the dividend shall be distributed, and such direction have not been आगे बोलिए, have not been completed complied with, have not been complied with, and the company fails to, अच्छा नहीं fails नहीं, and the company have also communicate it to such member, उस केस में पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी, ठीक है ना। अब आ गया फैक्ट। फैक्ट में क्या आएगा, पर्सन कौन था, नाम तो बताइए जरा। पी क्यू और कुमार, दो पर्सन थे, पी क्यू एंड कुमार। here PQ Limited declare the dividend and distributed it to all the shareholders except one shareholder, that is Mr. Kumar, to instruct the company for mode of distribution of dividend. Okay, after that is conclusion. सुमित क्या है कंक्लूजन में? मिस्टर कुमार को कंटेंट प्रोवाइड की कंपनी का ये थोड़ा ना पूछा है, ये पूछे कंपनी के पैनल आएगा नहीं आएगा, बस। देखिए कंक्लूजन, बेस्ड ऑन द provisions mentioned above, company will be liable to penalty as the direction have not been complied with, and the company fails to communicate it to इस तरह से क्लियर। एक आधा क्वेश्चन और कर ले।
एक क्वेश्चन रूल 3 का कर लें तो सारे आसान क्वेश्चन हैं। होमवर्क लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 1 एंड 4। ये कर लेगी बात, अब और डिफिकल्ट करें। ये कर लेते हैं। देखो जरा, लॉन्ग वुड्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, इसमें डिविडेंड कितना बांटना चाह रही है, वो रिकमेंड कितना किया है, 50 लाख। ठीक है जी। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 16 लाख। 16 लाख प्रॉफिट है, 50 वो बांटना चाह रहे हैं, इनएडिक्वेट है, एब्सेंस है। प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 170 लाख, जो कि कितना है, 25% ऑफ शेयर कैपिटल। तो फिर शेयर कैपिटल कितनी हुई, शेयर कैपिटल कितनी हुई, 170/25 करो जल्दी से। जरूर, 170 है। ये 25% है किसी चीज का, तो ज्यादा नहीं हुआ है वो। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करना होगा। टीवीएम भूल गए क्या, क्या बात कर रहे हो मैं। 170 डिवाइड बाय 25%, 680। ठीक है ना। ये कितने आ गई, क्या चीज आई है, फिर रिजर्व कितना है, तो +170, टोटल कितना हो गया, 850। कंडीशन अप्लाई कर दें, पर कैलकुलेटर पे कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर लिख के दिखाऊंगा आपको। अब पिछले साल का Y1 Y2 Y3 गिवन नहीं है, तो कंडीशन 1 लैप्स। दूसरा, 10% ड्रॉ कर सकते हैं पीएससी प्लस एफआर का। पीएससी प्लस एफआर कितनी है, 850 करोड़, इसका 10% कितना हुआ, 85। तो विड्रॉ कितना कर सकते हैं वो, 85। करंट ईयर में लॉस है कुछ, कुछ भी लॉस नहीं है, तो पूरा पूरा डिविडेंड के लिए हो सकता है। अब इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये बताओ, विड्रॉ करने के बाद डिविडेंड कितना बचना चाहिए, विड्रॉ करने के बाद डिविडेंड कितना बचना चाहिए, जस्ट सेकेंड। अमाउंट विड्रॉल -13। अब एक बात बताओ, जैसे सॉरी, विड्रॉ कितना किया था हमने, 85, 85 किया था ना, जस्ट सेकेंड, एक मिनट। हाँ जी, देखो इसमें की बात थी, जैसे 85 लाख हमारा कितना विड्रॉ किया था हमने, मतलब 85 लाख तक का डिविडेंड हम बांट सकते हैं। बट ये डिविडेंड के लिए पैसा हमें चाहिए कितना है, 50 तो है, 16, देखो 50 लाख मुझे बांटना है, 16 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है, डिविडेंड के लिए मुझे चाहिए कितना, 34। तो मैं 80, 85 विड्रॉ करूंगा या 34 विड्रॉ करूंगा, तुम्हें समझ आया नहीं आया, क्या समझ आया। पूरा नहीं विड्रॉ करेंगे, जो इनएडिक्वेट है उसको साथ देखो, में। कंडीशन दोबारा समझा रहा हूँ मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, कोई बात नहीं। टोटल पीएससी प्लस एफआर कितना था, 850। और कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम विड्रॉ कितना कर सकते हैं, 850 इंटू 10, 85 करोड़ रुपए, 85 लाख रुपए जो भी है वो विड्रॉ कर सकते हैं। समझे, ये लिमिट दे दी सर, ऊपर कैप बता दिया, अपर कैप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते आप। करना कितना है, 50 लाख का बांटना चाह रहे हैं वो, समझे। -20 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 16 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो पहले मैं अपना वाला यूज करूँ जो शेयर का है, तो -16। तो चाहिए मुझे कितना, तो ये तो चाहिए मुझे 34 है, लिमिट 85 की है, तो 34 विड्रॉ करूंगा या 85 विड्रॉ करूंगा, 34 विड्रॉ करूंगा मैं। अब थर्ड कंडीशन क्या थी, टू बी, टू बी कितना होना चाहिए,
15% ऑफ पीएससी। पीएससी कितनी थी मेरी? पीएससी प्लस एफआर था 850, 680। 680 इंटू 15% कितना होना चाहिए? 102। याद रखने फिगर है कितना? रिजर्व कितना था? 170 में से डिविडेंड के लिए विड्रॉ कितना किया? 34, 50 या 85? क्या लेस होगा इसमें से? डिविडेंड कितने का लिया था मैंने? डिविडेंड के लिए कितना विड्रॉ किया था? 34 प्लस कितना होगा? 34। 170 माइनस 34 है कितना अवेलेबल? 136। और होना कितना चाहिए? तो कंडीशन फुलफिल्ड, तो मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं वो? 34। बस आंसर क्या आ गया? ये रहा। हाँ, कंपनी 50 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 34 वो विड्रॉ कर सकती है, समझे? बट अगर मान लो हमारे पास ना वो फिगर नहीं दी होती, क्या नाम है, 50 वाली, कि 50 लाख का हमें बांटना है, 50 लाख का हमें बांटना, ही फिगर नहीं दी होती, बस ये दिया होता कि कंपनी का 16 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो बताओ मैक्सिमम कितना बांट सकती है वो? 85 माइनस 16, 69, इतना वो बांट सकती है बस। बट ये बताओ मुझे एक बात, रिजर्व कितना था? 170 माइनस 69, 101। और थर्ड के अनुसार होना कितना चाहिए? 102। तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो कंपनी नहीं बांट सकती, समझे? तो कंपनी 68 तक बांट सकती है, 67 तक बांट सकती है बस। 50% तो रहना चाहिए, नहीं तो 102 तो होना चाहिए। तो 170 माइनस 102, 68 तक बांट सकती है। आंसर ये आ जाएगा। एक और केस करवा दो इसमें, समझ आ रहा है ना अच्छे से? ऊपर से तो नहीं जा रहा। एक केस और कर लो फिर। अगर हमारे पास 16 वाली फिगर नहीं दी होती, 16 वाली, तो कितना बांट सकते थे वो? 50 है, गिवन है 50, तो कितना बांट सकते थे? 85 विड्रॉ किया था। अब 170 माइनस 85, 85 बचेगा, टू भी कितना रहना चाहिए था? 102। 102 ना, तो मैक्सिमम कितना बांट सकती है वो? 68। अगर पूछा हुआ है तो, समझे? और अगर ये पूछा हुआ है कि क्या 50 बांट सकती है और प्रॉफिट गिवन नहीं है, हाँ बांट सकती है, क्योंकि वो तो 68 से कम ही है। यस और नो? और एक केस और ले लगते हैं इसमें, अगर लॉस वाला केस तो ले ली इसमें, कि लॉस है, लेस कर देंगे बस। ये वो केस होगा जब प्रॉफिट दिया हुआ होगा, प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं फिर लेस वाला ही यूज करूंगा, मतलब कि जितना बचा हुआ है ना उतना ही विड्रॉ करूंगा, मैं उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं करूंगा। कैसे लिखे एक बार लिख के दिखा दो इस क्वेश्चन को, बच्चों को इस क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत रहती है कि सर रूल 3 का हमें समझ ही नहीं आता कि रूल 3 अटेम्प्ट कैसे करना होता है। चलिए लिखो। इसने अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दी, बट हम अपने अनुसार प्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है? एजेंडा कॉपी पेस्ट कभी नहीं हो सकती चीजें। लिखिएगा आंसर। टॉपिक कौन सा है? रूल 3। एज पर सेक्शन कौन सा था ये? 123 में था ना ये? अरे बोलो भाई। एज पर 723 ऑफ 2013, this section covers a rule 3 which describes the condition to be fulfilled in case of declaration of dividend, in case of, so declaration of dividend in case of क्या आएगा? In case of inadequacy of profit or absence of profit। ठीक है जी? कंडीशंस थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में कर दो इसको प्रेजेंट। कंडीशन चलिए।
इस तरह से कर दो प्रेजेंट इसको ना मैं, थोड़ा एग्जामिनर को अट्रैक्टिवनेस लगेगा, क्योंकि बच्चे जनरली करते नहीं है ऐसा, और वो चाहता है कि इजी टू फॉर्म, इजी टू रीड हो सब कुछ। कंडीशन वन, रेट shall not exceed average of past 3 year dividend. Year 1, year 2 plus year 3 by 3. Not apply if dividend not given, dividend rate not given. Second क्या थी? Maximum amount withdrawal should be less than or equal to 10% of, एरो यही आएगा ना, 10% ऑफ PSC प्लस FR, ठीक है ना। और उसमें से पहले लेस क्या कहा जाएगा? लेस करंट ईयर losses. And condition number 3, remaining amount in reserve कितना? 15% ऑफ PS बस, ये हमारा आ गया पूरा डाटा। ठीक है जी। अब आ जाएगा अपना फैक्ट। फैक्ट में कंपनी इंटेंड टू डिक्लेयर 50 लाख डिविडेंड। ओके, अब प्रॉफिट अवेलेबल 16 लाख। PSC बताओ कितना? 170 डिवाइड बाय 25% इक्वल टू 60। रिजर्व एंड सरप्लस 170। बस यही है ना, तो कुछ नहीं है। अब कंक्लूजन, बेस्ड ऑन प्रोविजन डिस्कस अबाउट, कंडीशन 1 not apply as rates of previous year, बोलो ना, नोट क्यों। कंडीशन नंबर 2 क्या आएगा? विड्रॉल है ना, विड्रॉल 10% ऑफ 680 प्लस 170, ये कितना हुआ? 850, दैट इज 85 लाख। लॉस कुछ है ही नहीं। ओके, और इसमें एक चीज और लिखूंगा मैं, एक्चुअल विड्रॉल, एक्चुअल नीड टू बी विड्रॉल कितना? अच्छा, 50 माइनस 16 दैट इज प्रॉफिट 34 लाख। समझे? कंडीशन नंबर 3 क्या थी? रिजर्व टू बी अवेलेबल कितना था? 15% ऑफ PSC, 15% इंटू 680 इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 102। एक्चुअल अवेलेबल, एक्चुअल अवेलेबल कितना बताइए? 170। पेंसिल को क्या होगा? 70 माइनस, बोलो कितना है? 34, 34 आएगा ना, माइनस में 34 इक्वल टू 136। ये इतना एक्चुअल में अवेलेबल रहेगा, और होना कितना चाहिए? 102। अगर हम इतना विड्रॉल करते हैं तो हेंस all the condition have been satisfied. Company can withdraw 34 lakh from reserve and surplus and can declare dividend of rupees 50 lakh. बस
अब मैं एक हाइपोथेटिकल केस लो, मान लो जैसे अमाउंट विड्रॉल 85 आया था, है ना, तो फिर 34 तो उसके अंडर आ रहा था। मतलब अगर मान लो अमाउंट टू बी विड्रॉल कैलकुलेशन में 25 लाख आता, 25 लाख ही आता बस, तो कितने विड्रॉल कर सकते थे मैक्सिमम? 25 विड्रॉ कर सकते थे मैक्सिमम। टोटल डिविडेंड कितना बांटती है वो? 25 प्लस 16। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे चले। अब क्वेश्चन आप लोग करोगे जो बच गए हैं, होमवर्क लिख लीजिए जो करके आने हैं आपको कल। तो मेरे को एक आपने बोला मेरे को, कल मैसेज डाला, आएगा। फिर काम चोरी कर रहा है ना, असल में नियत तो मैसेज डालते। इन्होंने मेरे को 2 बार मैसेज डाला, तो इनको मिल गई थी पीडीएफ टाइम पे, तो मैसेज तो आप ही डालोगे ना सुमित। आता क्वेश्चन 11, कितने क्वेश्चन हो गए आज के? एक 30। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 30 तो बस ये कर ले, बाकी पढ़ देना जितने भी हो। ओके कोमल, एंड कुल मीटिंग आज की मैं, बोलिए जी। कोमल, shall I end the meeting?